नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आप सोच रहे होंगे कि आज भी यही कहने वाला है कि आज खास विषय पर बात करने जा रहा हूं। यदि यह खास विषय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट करना। यदि खास है तो भी आप कमेंट करेंगे। कमेंट इसलिए कि विषय खास है। विषय सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य की आत्मा से जुड़ा है, यानी भू कानून का विषय है। 24 साल बाद यदि किसी मुख्यमंत्री ने राज्य के भू कानून पर यह कहा कि वह राज्य में सशक्त भू कानून लाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। प्रतिपक्ष के लोग जरूर कुछ मेन मेख निकालेंगे, पर वे भी लंबे समय से भू कानून की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं कि राज्य का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो सशक्त भू कानून नहीं चाहता होगा। पहले हम यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनते हैं, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सचिवालय स्थित पत्रकारों से कहा है। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में नहीं दी जाएगी। जी हाँ, जब राज्य के मुख्यमंत्री जनता की मांग को प्रमुखता से ले रहे हैं तो कौन भला जो इसका विरोध करेगा। विरोध सिर्फ इस बात पर होगा कि जब भू कानून को प्रस्तावित या दस्तावेजीकरण करेंगे तो वह ड्राफ्ट एक बार जनता के मध्य तथा उन सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पास अवश्य जाना चाहिए जो पिछले कई वर्षों से भू कानून की मांग कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भू कानून एक पार्टी बनकर मात्र रह जाएगा, फिर उसका विरोध होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय होगा जब भू कानून का दस्तावेज जनता की संस्तुतियों के साथ सरकार के पटल पर आएगा। अब आप कह रहे होंगे कि यह तो हम भी सोच रहे हैं और यही कहने जा रहे हैं। यदि सभी ऐसा सोच रहे हैं और सभी ऐसा कहने जा रहे हैं तो कोई कौन भला जो सशक्त भू कानून नहीं चाहता होगा। भू कानून आज का सवाल नहीं है, यह राज्य आंदोलन के दौरान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राज्य हित में जरूरी है। राज्य का आंदोलन का अपना इतिहास रहा है। यदि हम भू कानून की बात करेंगे तो हमें भी कुछ पीछे के इतिहास की ओर नज़र दौड़ानी होगी। राज्यसभा द्वारा 10 अगस्त को पृथक उत्तराखंड राज्य के बिल को मंजूरी देने के पश्चात राष्ट्रपति ने 28 अगस्त सन 2000 को राज्य के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की पहली सरकार गठन करने का फैसला किया, लेकिन पता चला कि उक्त दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शुभ नहीं है। शुभ की आशा में 9 नवंबर सन 2000 को नए राज्य ने आकार ग्रहण किया। पृथक राज्य का यह संघर्ष सिर्फ भूगोल का संघर्ष नहीं था। इस संघर्ष को समझना हो तो इसके बीज के रूप में 2 दिसंबर 1815 को हुई सिगौली की संधि से समझ सकते हैं। इसी का विस्तार पृथक राज्य आंदोलन के रूप में होता है। तब भी मामला सिर्फ भूगोल का नहीं था बल्कि संसाधनों के हक हकूक़ का था। और राज्य आंदोलन में भी सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि पहचान और संसाधनों के हक हकूक़ का रहा है। किसी भी राज्य और नागरिक के लिए ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना करनी अधूरी ही कही जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि इस राज्य के लिए भी भूमि प्राथमिक संसाधन है। सभी प्राकृतिक संसाधनों का आधार भी भूमि ही है। इसलिए भूमि का सवाल औपनिवेशिक दौर से ही उठता आ रहा है
औपनिवेशिक ताकतों ने भी सबसे पहले उत्तराखंड की भूमि को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। 1815 में कुमाऊं पर ब्रिटिश का राज हो गया था। तत्काल रेमजे ने 2 तथा पी और गूज ने एक भूमि बंदोबस्त कर दिया। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त 1928 में इप्टसन ने किया। आज़ाद भारत में सन 1960 से 64 में बंदोबस्त किया गया। इसके बाद 2004 में बंदोबस्त होना था, जो आज तक नहीं हुआ है। इस तरह से भी देखा जाए तो इस राज्य को पहले बंदोबस्त या पैमाइश करनी आवश्यक है। उसके बाद जो संस्तुतियाँ आएगी उनके अनुरूप सशक्त भू कानून बनाया जाए। यह एक प्रकार की भूमिका कही जा सकती है, मगर हमारी सरकारों के लिए ज़मीन दोहन का साधन रही है। खेती किसानी कभी भी उनकी नीतियों और नियमों के केंद्र में नहीं रही है। औपनिवेशिक काल में भूमि प्रबंधन में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। उस समय कुल राजस्व भूमि का 55.94% भाग भूमि के अंतर्गत था। बाकी 44.6% भूमि बेकार थी। भूमि का बड़ा हिस्सा वनों से आच्छादित था। ब्रिटिश शासन ने वनों का राजकोषीय दृष्टि से उपयोग सन 1860 से किया। सन 1878 में वन भूमि का बड़ा भाग सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और वनों के व्यापारिक दोहन की प्रक्रिया आरंभ कर दी। औपनिवेशिक सत्ता का यह कार्य उत्तराखंड में भूमि उपयोग के इतिहास में निर्णायक बिंदु है, जिसकी गूंज आज भी वनों के आसपास बसने वाले समुदायों के आंदोलनों के रूप में सुनाई पड़ती है। इसके बाद 1890 में नया वाद कानून पास करने के साथ ही ब्रिटिश शासन ने गोचर व पनघटों की जमीनें सरकारी नियंत्रण में कर ली। साथ ही नावावाद के अंतर्गत आने वाले गांव को अपने द्वारा बसाए गांव मानते हुए ऐसे गांव की भूमि के स्वामित्व का अंतिम अधिकार स्थानीय समुदाय से छीनकर उन्हें दोयम दर्जे का स्वामी बना दिया। कमोबेश यही नीतियां आज भी किसी न किसी रूप में लागू है। यदि ऐसा है तो हमें सबसे पहले इन करतूतों से बाहर निकलना होगा, ताकि हम एक खास भू कानून की तरफ बढ़ पाएँ। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान भी भू कानून का सवाल उक्रांद और संघर्ष वाहिनी ने जोर शोर से उठाया था। पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में विभिन्न संगठन ही नहीं अपितु आम नागरिक भी भू कानून की मांग बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। दरअसल भूमि का सवाल पहाड़ की पहचान और हिमालय के संसाधनों से जुड़ा सवाल जो है। अगर हिमालय की जैव विविधता को बचाना है तो उत्तराखंड की भूमि को संरक्षित करना पड़ेगा। परंतु उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक की सरकारों की नीतियां और कानून भूमाफियाओं के पक्ष में ही रही है। उसी का परिणाम है कि हमारी खेती की जमीन लगातार घट रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 37,999.600 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। ऐसी स्थिति में भविष्य के उत्तराखंड की जो तस्वीर होगी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर हम आज भी नहीं चेते तो उत्तराखंड का भविष्य भी भूमाफियाओं के हाथों में ही रहेगा। इस पंक्ति में अंकित जानकारी को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व के मुख्यमंत्री तक सभी अच्छी तरह समझते हैं और भली भांति जानते भी हैं। मगर ऐसा क्या हो जाता है कि अब तक के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर फिसड़ी ही साबित हुए। अगर देखा जाए कि ज़मीन कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक पहचान है, इस पहचान का संबंध उस ज़मीन और हिमालय से है, जिसे आज संरक्षित करना सबसे ज़रूरी है। इस संरक्षण में व्यक्ति, समाज, संस्था और सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी पड़ताल इस अंक में की गई है। जल, जंगल और ज़मीन का सवाल जीवन के साथ नाभिनालबद्ध है। इसलिए बार बार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि भू कानून को लेकर सरकारों की नीति और दृष्टि को समझना जरूरी है। पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके बताया कि वे सशक्त भू कानून चाहते हैं, यदि उनकी यह मंशा स्पष्ट है तो देर किस बात की। कोई भी उत्तराखंडी सशक्त भू कानून चाहता है। इस रिपोर्ट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रकाश उप्रेती के इनपुट को शामिल किया गया है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले अंक में राज्य के किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।